क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, अब इसको दो तरीका है पढ़ने का। एक तरीका होता है कि भाई आप डायरेक्टली थ्योरी पढ़ लिए, उसके बेसिस पर क्वेश्चन लगाइए, और दूसरा तरीका है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करते करते पूरी थ्योरी हम लोग पढ़ लेंगे। तो क्वेश्चन आप लिखिए और उसी क्वेश्चन, अब ऐसा या इसके जैसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है जब आप बोर्ड एग्जाम देंगे, तो इसी टाइप का कंपाउंड चेंज होगा लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा। लिखिए FeH2O होल 6, क्वेश्चन लिखिए FeH2O होल 6 बड़ी ब्रैकेट के ऊपर 2 प्लस FeH2O होल 6 2 प्लस is paramagnetic comma outer orbital complex high spin complex and spin free complex whereas FeCN whole 6 4 minus is diamagnetic comma inner orbital complex low spin complex explain why and how। यही सवाल आपको 5 नंबर में देखने को मिलता है। कहता है, और इसमें एक और है, इसका स्पिन फ्री है ना, इसको बोलते हैं स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, इसमें बोलते हैं स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। वो 4 प्लस है ना, हाँ, 4 माइनस स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेन बाय क्वेश्चन यही है, ध्यान से समझना है। क्या क्वेश्चन है? आपसे दो कंपाउंड दिया है, कौन कौन सा? एक कंपाउंड है FeH2O होल 6 2 प्लस और दूसरा है FeCN होल 6 4 माइनस। ये क्या है? ये 4 माइनस है, ठीक है। अब ये पैरामैग्नेटिक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है। ये वाला ये चारों प्रॉपर्टीज दिखाता है, whereas नीचे वाला इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, whereas नीचे वाला ये चार प्रॉपर्टी दिखाता है। ये डायमैग्नेटिक होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स होगा। हम लोग को एग्जाम में यही पूछेगा कि आप इसको एक्सप्लेन करिए क्यों ये पैरामैग्नेटिक है। अब जरूरी नहीं कि एग्जाम में चारों ही पूछ ले, कोई एक भी पूछा तो उसका मतलब वही पूछ रहा है, और नीचे वाले में भी चारों में से कोई एक भी पूछा तो मतलब वही पूछ रहा है। क्लियर? इस VBT के मदद से हम लोग को इसी क्वेश्चन का क्या देना है? आंसर देना है, ठीक है। देखिए, दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, क्वेश्चन का आंसर करते करते थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय लिनस पाउली। तो ये थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था?
This theory was proposed by Linus Pauling. ये लिनस पाउली के द्वारा ये थ्योरी दी गई। The main postulates of this theory are, कुछ इसके postulates हैं। Linus, Linus Pauling. The main postulates of this theory are, point number 1, very important, ध्यान से देखिए क्या क्या इसका postulate है। postulate का point number 1 क्या है? पहला postulate ध्यान से देखिए, कहता है every metal ion which forms a complex compound undergo formation of coordinate covalent bond। कह रहा है जितने भी मेटल आयन हैं, जब कभी भी ये लिगेंड के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, लिगेंड के साथ बॉन्डिंग करता है, अंडरगोस बॉन्डिंग, ये कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। पॉइंट नंबर 1, यानी मेटल जो आप सेंट्रल मेटल लेते हैं वो लिगेंड से क्या लेता है? इलेक्ट्रॉन लेता है, और किस बॉन्ड के तरीके से लेता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के तरीके से लेता है। पॉइंट नंबर 2, every metal ion which forms a complex compound undergoes formation of coordinate covalent bond। Then point number 2, during the bond formation, point number 2, during bond formation, during bond formation, during bond formation, the metal ion accepts electron, accepts pair of electron, pair of electron। pair of electron को ही क्या बोलते हैं? लोन पेयर। तो ब्रैकेट में क्या लिख दीजिएगा? लोन पेयर। इसका काम है, ये क्या एक्सेप्ट करता है? लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। तो ये जो है वो लुईस एसिड की तरह भी बिहेव करता है। ये क्या है? लुईस एसिड है। पॉइंट नंबर 3 लिख लीजिए, the metal behaves as, the metal behaves as Lewis acid। The metal behaves as Lewis acid। अब चूंकि इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, किसको? मेटल को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, तो ऑब्वियसली मेरे पास क्या रहनी चाहिए? खाली जगह रहनी चाहिए, यानी वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा तब ना मैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करूंगा। वैकेंट ऑर्बिटल नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन कहां से एक्सेप्ट करेंगे? तो जो सेंट्रल मेटल है यानी मेटल आयन है, उसके पास क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। लिखिए, मेटल आयन मस्ट हैव, मेटल आयन must have, metal ion must have vacant orbital, vacant orbital। इसके पास क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। बिना वैकेंट ऑर्बिटल के काम बनने वाला नहीं है। और आखिरी पॉइंट है, the number of vacant orbital, the number of vacant orbital the number of vacant orbital used in bonding, the number of vacant orbital provided by metal, provided by metal for bonding, provided by metal for bonding, provided by metal
provided by metal for bonding is equal to coordination number. Bonding is equal to coordination number. Coordination number. तो क्या क्या बात समझ में आ गई यहां से हमें? मैं बात से एक बार रिपीट करता हूं। ये जो मेटल आयन है, ये जो बॉन्ड बनाता है उसका नेचर कैसा है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ऑब्जेक्टिव में ये सब आपको पॉइंट ध्यान रखना है। ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन द मेटल आयन एक्सेप्ट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज लोन पेयर। द मेटल बिहेव्स एज लुईस एसिड। मेटल आयन मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल एंड जितने वैकेंट ऑर्बिटल वो इलेक्ट्रॉन लेने में प्रोवाइड कराएगा वही उसका किसके बराबर होता है? वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। तो ये कुछ 4-5 बातें उन्होंने हमसे बताई। डन। आगे लिखिए पोस्टुलेट का नेक्स्ट पॉइंट। ये 5 क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 4 हो गया ना, अब लिख रहे हैं नहीं 5 हो गया। ये पॉइंट नंबर 6। अब 6 पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। The metal provide the vacant orbital only after the process of hybridization. कह रहा है मेटल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ना स्टार स्टार मान लीजिएगा। मेटल provides the orbital for accepting electron only after hybridization. Only after hybridization. यानी हाइब्रिडाइजेशन कर लेने के बाद ही वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का काम। अब आप कहिएगा सर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? थोड़ा सा रिकैप कर लीजिए। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स of similar energies, orbitals of similar energy to form degenerate orbitals, degenerate orbital मतलब orbitals of equal energy, degenerate मतलब orbitals of equal energy is called degenerate orbital is called hybridization is called। ये हम लोग क्लास 11 में हाइब्रिडाइजेशन ये हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे, याद है? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, s और p मिलके sp बनाता है, s और p2 मिलके sp2, s p3 मिलके sp3, ऐसे इंटरमिक्स करते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेटल जब अपना ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, उससे पहले वो कौन सी प्रक्रिया से गुजरता है? हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरता है। डन। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, जो भी पॉइंट चल रहा है आपका, पॉइंट नंबर 7। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के आधार पर अभी हम लोग ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। The orbital involved in hybridization may be the orbital involved in hybridization, the orbital involved in hybridization can be inner orbital, इनर ऑर्बिटल को एक और नाम क्या जानते हैं? इनर ऑर्बिटल को एक और नाम से क्या जानते हैं? इनर ऑर्बिटल को जानते हैं एक और नाम से, क्या नाम से जानते हैं? आउटर मोस्ट इज अल्टीमेट, पेनाल्टीमेट। इसको क्या बोलते हैं? पेनाल्टीमेट। लिख लीजिएगा ब्रैकेट में
ठीक एग्जाम में मान लीजिए आगे पेनाल्टी में एक टर्म अगर दिया रहे तो घबराना नहीं है। आपको पता है इनर ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, पेनाल्टीमेट शेल बोलते हैं। एंड आउटर ऑर्बिटल इसको एनडी के नाम से बुलाएंगे। और ये क्या होता है, अल्टीमेट ULTI अल्टीमेट शेल। तो कह रहे हैं जब कभी भी हाइब्रिडाइजेशन होगा दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो इनर ऑर्बिटल यानी इनर ऑर्बिट से आप डी लीजिएगा, नहीं तो कहां से लीजिएगा, आउटर ऑर्बिट से लीजिएगा। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो इनर से नहीं तो आउटर से। डन। अभी जब पढ़ेंगे ना, जब क्वेश्चन बनाएंगे, ये सब कहानी आपको समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल बस आप ये बात सब समझते चलिए। अगला है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 नंबर पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से देखिए। जब कभी भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, these complexes are inner orbital complex और outer orbital complex depending upon कि आपने ऑर्बिट कहां से लिया है। अगर इनर डी ऑर्बिटल लिए हैं तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन में अगर आप इनर डी ऑर्बिटल लिए हैं तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा उसका नाम क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर आप बाहर से डी लिए हैं तो होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आप जब क्वेश्चन के ऊपर जाइएगा, क्वेश्चन में उसने बोला है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आपको ये पता करना है आउटर और इनर का डेफिनेशन क्या है। जो बॉन्ड, जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड हाइब्रिडाइजेशन के दरमियान अगर अंदर से डी लेगा तो उसका इनर ऑर्बिटल लिया, तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ उसका नाम क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर बाहर से डी ऑर्बिटल लेगा तो उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यही कह रहा है these complexes are called as inner orbital complex और outer orbital complex when during hybridization the inner d orbital और outer d orbital are taken respectively मतलब अंदर वाला, अगर आप अंदर से डी ऑर्बिटल लीजिएगा तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। और अगर आप आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तब बनता है जब आप आउटर से क्या लेते हैं, आउटर डी ऑर्बिटल लेते हैं। क्लियर? ये बात से कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं? चलिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट 9 पर। अब अगला है outer orbital complex have paramagnetic nature and high spin। अब कह रहे हैं, ये तो पता चल गया कि इनर कौन है, आउटर कौन है। अब कह रहा अगर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है then it is paramagnetic in nature and have high spin
also called as high spin complex, also called as high spin complex। क्या कह रहा, ध्यान से देखिए, कह रहा है अगर कोई कंपाउंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो ऑटोमेटिकली, कौन सी कली, ऑटोमेटिकली वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। ये कह रहा अगर कोई, कैसे होगा वो अभी आपको नहीं जानना है, अभी बस ये जानना है कि अगर ऐसा है तो ऐसा होता है, ये पोस्टुलेट में लिखा है, कैसे तो अभी तो हम पूरा पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। वेयर एज अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, वेयर एज if it is inner orbital complex, then it is diamagnetic and low spin complex, and low spin कॉम्प्लेक्स। कह रहा अगर वो डायमैग्नेटिक है, यानी अब कह रहा कि अगर वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, अगर वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो उसमें क्या प्रॉपर्टी देखी जा रही है, एक तो वो डायमैग्नेटिक होगा, एक तो वो डायमैग्नेटिक होगा और दूसरा वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछिए। नेक्स्ट, अगला पोस्टुलेट, जैसे ही पोस्टुलेट खत्म होगा उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के पोजीशन पे आ जाएंगे। तो और 2-3 पोस्टुलेट रह गया है। पोस्टुलेट नंबर 10 होगा ये। पोस्टुलेट नंबर 10 है द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ लिगेंड, द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, the donation of electron to form a ligand is of coordinate bond in nature, is of coordinate bond in nature। तो जो बॉन्ड है वो कैसा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये पॉइंट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वहां पर बनता है। नेक्स्ट इज, अगला है आफ्टर द अप्रोच ऑफ लिगेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अभी एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए। आफ्टर द अप्रोच ऑफ लिगेंड, अप्रोच ऑफ लिगेंड मतलब जब ध्यान से देखिए, जब ये मान लीजिए आपका क्या है, सेंट्रल मेटल है, इस सेंट्रल मेटल को जब कोई लिगेंड किसी भी डायरेक्शन से क्या करता है, अप्रोच करता है, इस मेटल में खलबली होती है। इस मेटल में क्या होती है, खलबली होती है। और ये मेटल में जो खलबली होती है, ये मेटल की खलबली को वो रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन करके दिखाता है। जैसे ही आप उस मेटल की ओर लिगेंड अपना डोनेट करना स्टार्ट करेंगे, इस मेटल की एनर्जी हाई हो जाएगी। मेटल की एनर्जी हाई होगी तो देयर इज रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द ऑर्बिटल। क्या होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द ऑर्बिटल। तो लिखा है after the approach of ligand the electron of metal ion itself will be rearranged. After the approach of ligand the electrons will be rearranged depending upon the very important point, strength of
ligand, depending upon the strength of ligand. Very important. Depending upon the strength of ligand. क्या है? कहानी है, अगर ligand का strength ज्यादा है, यानी strength of ligand अगर ज्यादा है तो रीअरेंजमेंट होता है, और अगर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड कम है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड क्या है? कम है, नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। मतलब इसका सीधा है, अगर हम लिगेंड को प्रिंसिपल मान लें तो, या कोई टीचर है पकड़, तो कोई टीचर ऐसा रहता है जिसके आने से बच्चा सब में हलबली मच जाए। मान लीजिए वो सुबह चेंज करा के गया, नहीं तुम वहां बैठो, तुम वहां बैठो, तुम यहाँ बैठो, और आप जैसे वो टीचर का पीरियड खत्म हुआ, आप लोग क्या कर लिए, अपने से पोजीशन चेंज कर लिए। लेकिन जैसे ही वो मास्टर को आप आते देखिएगा, आप अपना पोजीशन वापस वैसे कर लीजिएगा, क्यों? क्योंकि वो आएगा तो घड़ी आएगा। लेकिन कोई दूसरा मास्टर अगर आ रहा है, हो सकता है कि थोड़ा लूज टाइप का मास्टर हो, माने थोड़ा कम डांटता हो, तो सुबह के पीरियड में मान लीजिए वो सब अल्टी पल्टी करके गया, आप फिर अपने ओरिजिनल जगह पर बैठ गए, वो सेकंड पीरियड में आया, आप जानते हैं कि ये सर चेंज भी कर लेंगे तो उतना कुछ बोलते नहीं। तो उनका जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब मेटल के पास आता है तो उसमें क्या होता है? रीअरेंजमेंट। और जब वीक लिगेंड आएगा जिसका स्ट्रेंथ कम है, तो वहां पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब मेरे मन में एक डाउट आना चाहिए कि सर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा लिगेंड वीक है? इस थ्योरी का ड्रॉबैक ही यही है कि ये बात नहीं बता पाया है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है और कौन सा लिगेंड वीक होता है। इसमें देखिएगा आगे जाके थ्योरी का ड्रॉबैक लिखा है, लिमिटेशन लिखा हुआ है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा लिगेंड वीक है, ये बात नहीं बताया। आपको मैं इन जनरल एक बात बता देता हूं, ऐसा कोई भी बॉन्ड जो नाइट्रोजन या कार्बन के द्वारा दिया जा रहा, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन या नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वो स्ट्रॉन्ग है, उसके अलावा सब क्या है? वीक है। एक जनरल बात बता रहे हैं, जरूरी नहीं कि हर जगह ट्रू हो, पर इस थ्योरी के लिए आपका वो काम क्या हो जाएगा? कर जाएगा। क्या थ्योरी है? अगर नाइट्रोजन या कार्बन डोनेशन कर रहा है मतलब वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है, बाकी नहीं तो क्या है? वीक है। एक जनरल बात बोल पहला, तो ये एक हो गया कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तब तो उसको वो रीअरेंजमेंट कराता है, और वीक फील्ड लिगेंड है तो नहीं रीअरेंजमेंट कराता। कब? जब किसी मेटल के पास कौन आ रहा है? जब किसी मेटल के पास कौन अप्रोच कर रहा है? लिगेंड अप्रोच कर रहा है। कौन अप्रोच कर रहा है? लिगेंड। अब रीअरेंजमेंट होगा तो कैसा रीअरेंजमेंट? लिखिए, इफ कितना नंबर था? 12। If strong ligand approaches, if strong ligand approaches the metal, then pairing takes place. Then pairing takes place. Very important बात बता रहे हैं, देखिए कह रहा है कि जब कभी भी, एक तो कंफर्म हो गया कि जब कभी भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड पहुंचेगा तो वो रीअरेंजमेंट कराएगा। रीअरेंजमेंट में क्या कराएगा? वो इलेक्ट्रॉन की क्या करवा देगा? पेयरिंग करवा देगा। व्हेन स्ट्रॉन्ग लिगेंड अप्रोचेस द मेटल, देन इट पेयर्स द इलेक्ट्रॉन। और वीक लिगेंड ये बात सब नहीं करा पाएगा। whereas weak ligand, whereas weak ligand cannot do rearrangement, cannot do rearrangement, तो ये rearrangement नहीं कर पाएगा। एंड आखिरी पोस्टुलेट, कभी कभी, क्या बोल रहा हूं, कभी कभी
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में इतनी ताकत होती है कि वो रीअरेंजमेंट तो कराता ही है। अगर कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसको जंप करा के हायर ऑर्बिटल में भी ले जाने की क्षमता रखता है। कभी कभी, कब पढ़ाएंगे कब, पर ये बात याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में इतनी ताकत होती है कि वो कभी कभी सिंगल इलेक्ट्रॉन को जंप करा के कहां भेज देता है, हायर ऑर्बिटल में भी भेज सकता है। तो लिख दीजिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैन इवन शिफ्ट, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड can even shift the electron to the energy level, higher energy level, shift the electron to higher energy level, depending upon circumstances, कौन सर्कमस्टेंस है वो हम पढ़ाएंगे आपको। अपॉन सर्कमस्टेंसेस, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आते हैं जिस सर्कमस्टेंस में ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको हायर एनर्जी लेवल पर क्या किया जाता है, शिफ्ट करा दिया जाता है। कब होगा, कैसे होगा, बात की बात है। कहानी इतना आपको समझ में आ गया तो बोलिए। अब आप सवाल करने के लिए पूरा पूर्णतः रेडी हैं, बढ़े, सवाल सॉल्व किया जाए, ठीक। सवाल, अच्छा एक बार सवाल को रिपीट कर देते हैं। क्या पूछा है आपसे सवाल में? उसने पूछा है, ध्यान से देखिए, सवाल में उसने पूछा है आपसे कि FeH2O whole 6 2+ is paramagnetic outer orbital complex, high spin complex and spin free complex, whereas FeCN whole 6 4- is diamagnetic inner orbital complex low spin। एक पोस्टुलेट के हिसाब से अगर कोई आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है वही पैरामैग्नेटिक होगा और वही हाई स्पिन होगा, और कहीं पर अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो वही डायमैग्नेटिक और वही लो स्पिन, और जिसका स्पिन हाई होता है वो स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स होता है, जिसका स्पिन लो होता है वो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहलाता है। डन। अब हम लोगों का काम है उस सवाल को सॉल्व करना जिस सवाल से आप डीवीटी के पोस्टुलेट्स को या थ्योरी को समझ पाएंगे। पहला कंपाउंड है, ध्यान से देखिए, यही एग्जाम में जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब जैसे बना रहा हूं ऐसे ही आपको क्या करना है, बनाना है। इसके ऊपर 2+ दिया हुआ, कोई डाउट नहीं, ये सवाल है, कुछ लिखिए मत, सिर्फ देखिए। फर्स्ट काम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। पहला काम X प्लस 6 × 0 = +2, x = +2। पहला काम यही है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। बहुत ध्यान से एक एक स्टेप देखिएगा, कुछ गड़बड़ी नहीं है। स्टेप नंबर 1 आपने पूरा कर लिया। अब आइए स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 पर जब आप आइएगा तो आपको Fe का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। क्यों? Fe आपका सेंट्रल मेटल आयन, अभी आयन नहीं है, अभी तो सेंट्रल मेटल है, इसको आयन में बदलेंगे। सेंट्रल मेटल का जब आप लिखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन है। यहां तक कोई डाउट? अब चूंकि आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आया है, आपको Fe के +2 स्टेट में पहले क्या करना होगा, जाना। जब आप Fe के +2 स्टेट में जाइएगा तो यहां से आउटर मोस्ट शेल से आपको 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना होगा, निकाल देना। जब आउटर मोस्ट शेल से आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो बचा हुआ कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6। ये अब आपका आफ्टर रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन जो कि रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन है, उससे आपने कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। कोई डाउट? स्टेप नंबर 2 आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मूविंग टू स्टेप नंबर 3। मूविंग टू स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आप क्या करेंगे, आप उसका
एनर्जी लेवल डायग्राम बनाए, आप उसका क्या बनाइएगा, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाइए, ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं आप इसका क्या बनाए, एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। ठीक है, चलिए एनर्जी लेवल आप क्या बना रहे हैं, इसका डायग्राम। अब ध्यान से देखिए, कॉन्फ़िगरेशन में एक तो 1s था, फिर 2s था, फिर 2p है, फिर 3s है, फिर 3p है, 4s नहीं है, फिर सीधे 3d है। और आपका 4s खाली जरूर पड़ा हुआ है, 4s आपका खाली है, 4s खाली है, 4p खाली है और 4d खाली है। ये सब आपका क्या पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है ना जी, खाली पड़ा हुआ, ये सब आपका सब खाली पड़ा हुआ है। अरे पूरा लेना होगा नहीं, ये आपको क्या करना पड़ेगा ऐसा। और 4d को थोड़ा सा सही करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा लंबा ऊपर करा जाए और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा जाए, 4d। यहाँ तक कोई रहो। अब डब्बा बनाएंगे, 1s में तो सिंगल ही डब्बा बनेगा, 2s में भी सिंगल ही डब्बा बनेगा, 2p में 3 वाला बनेगा, है ना, 3s में सिंगल डब्बा, ठीक है, 3p में फिर 3 वाला, ठीक है, 3d में 5 वाला, फिर 4s में 2 वाला, और फिर 4p में 3 वाला, और 4d में 5 वाला, है ना। अब इसको सब, इसका डब्बा सबको भी इलेक्ट्रॉन से भरने से पहले डब्बा सबका फॉर्मेशन कर देते हैं। ये इसका डब्बा बन गया, यहां तक कोई डाउट। अब चलिए आप इलेक्ट्रॉन को भरना स्टार्ट कीजिए। कौन रंग से भरा जाए, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज, हरी, ग्रीन, ग्रीन से भरो। 1s2 वेरी गुड, 2s2 उससे भी उत्तम, 2p6 भर दिया, वेरी गुड। वीडियो में नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, विल चेंज द कलर। देन 3s, 2p तक मेरे को ऐसे कोई मतलब भी नहीं था, मेरे को किससे मतलब है, s से मतलब है। 3p6 है ना, 3p6, तो 3p6, और 3d में कितना, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां तक का काम स्टेप नंबर 3 का है। आप ऐसे डायग्राम बनाना है। इतना बना लेने के बाद ध्यान से देखिए, हमारा जो लिगेंड है वो कौन है, मेरा लिगेंड है पानी। पानी एक वीक फील्ड लिगेंड होता है, क्योंकि ना इसमें ऑक्सीजन कार्बन है ना नाइट्रोजन है। ये कौन सा लिगेंड है, ये वीक लिगेंड है। और वीक लिगेंड ना तो रीअरेंजमेंट करा पाता है, ना ही शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करा पाता है। ये तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग। तो आपने देखा था एक पॉइंट हम लिखे थे, यहाँ पे आपने देखा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड अगर कम है यानी वीक लिगेंड है तो नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, यानी यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब चूंकि यहाँ रीअरेंजमेंट की संभावनाएं नहीं है, आपके पास कितना टोहा वाटर है, 6 गो वाटर है। एक वाटर अपने एक लोन पेयर को आपको क्या करेगा, अपने एक लोन पेयर को आपको क्या करेगा, डोनेट करेगा। एक वाटर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो 6 वाटर टोटल कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 12 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 6 into 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इस 12 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करने के लिए आपको कितना डब्बा चाहिए, कितने ऑर्बिटल्स चाहिए, 6 ऑर्बिटल चाहिए।
नीचे कहीं कोई खाली है? नहीं है। तो आपके पास पहला कौन खाली है? s ऑर्बिटल खाली। उसके बाद तो टोटल कितने हो गए? 1 और 3 4। और आपको कितना लगेगा? तो टोटल हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन जाएगा? sp3d2। टोटल आपको तो 6 ही को डब्बा चाहिए ना, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 12 है। 12 मतलब 6 ऑर्बिटल। 6 ऑर्बिटल मतलब 1 2 3 4 5 6। sp3d2 आपने लिखा है बिफोर द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी बिफोर द प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रॉन टू द लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन पहले होगा, बाद में इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है। देखिए पॉइंट हम लिखवा दे स्टार मार्क करा के, 5 की 6 नंबर पॉइंट में देखिए स्टार मार्क करवाए हैं। देखिए लिखवाए हैं कि डोनेशन होने से पहले वो किस में चला जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन। याद तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ूं। अब ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद आपके पास क्या बना? 6 को डब्बा बना। आपके पास क्या बना? 6 को डब्बा। 1 2 3 4 5। गड़बड़ा गया, बड़का हो गया लास्ट वाला लगता है, कोई बात नहीं। अब वाटर अपना अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ये भी sp3d2, ये सब सारे क्या हैं? अलग अलग सब में नहीं लिख के हम सीधे लिख देते हैं। दे ऑल आर sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और एक बार हाइब्रिडाइजेशन हो गई, तब वाटर ने अपना लोन पेयर 6 वाटर ने अपना लोन पेयर यहां पे क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। 6 वाटर ने अपना लोन पेयर यहां क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। अब सवाल तो ये नहीं पूछा था। सवाल क्या पूछा था? सवाल पूछा था FeH2O whole 6 2+ is outer orbital complex। तो आपने पोस्टुलेट में एक डेफिनेशन लिखा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वो है जो डी ऑर्बिटल कहां से ले? बाहर से ले। डी ऑर्बिटल कहां से ले? बाहर से ले। एक डी ऑर्बिटल आपके पास कहां प्रेजेंट था? एक डी ऑर्बिटल आपके पास यहां प्रेजेंट है, और दूसरा डी ऑर्बिटल कहां प्रेजेंट है? यहां पर। इसने डी ऑर्बिटल 4 से लिया कि 3 से लिया? पेनाल्टीमेट और अल्टीमेट ये बाहर से लिया है। ये बाहर से लिया है, अंदर से नहीं लिया। बाहर से लिया तो इसका नाम क्या हुआ? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसने डी ऑर्बिटल कहां से लिया? बाहर से लिया। जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है उसी को पैरामैग्नेटिक कहते हैं। पैरामैग्नेटिक मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है? पैरामैग्नेटिक है। जो पैरामैग्नेटिक वही हाई स्पिन। तो जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड होगा वही ना स्पिन मोमेंट भी दिखाएगा। आपको याद होगा हम लोग स्पिन मूव देखे थे, मैक्सिमम हुन्स की मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, क्लास 11th में हुन्स की मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल देखे थे, जिसमें जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसकी स्पिन उतनी ज्यादा। तो यहां पर चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं, क्वेश्चन एग्जाम में ये भी कई बार पूछ लेता है, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज सीन इन FeH2O whole 6 2+। आंसर क्या होगा? देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो गया? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है उसी को स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। कोई डाउट? तो आप ये पहला पार्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। पहले पार्ट में जो जो बिट था उसको हम लिख देते हैं। तो फ्रॉम दी अबव जो भी हम लोगों ने क्रियाकलाप किया है, इससे हमें क्या क्या पता चला? इससे हमें पता चला FeH2O whole 6 2+ is पहला outer orbital complex। Why it is outer orbital complex? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आया? sp3d2। d कहां पर है? बाहर में है। पॉइंट नंबर 2, इसी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को आप क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक कहते हैं, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कैसे इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है।
पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और हमारे सवाल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। पॉइंट नंबर 3, जो पैरामैग्नेटिक होता है उसी को आप हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, उसी को आप हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। 2 कारण है हाई स्पिन होने का, एक तो हुंस ने बताया और दूसरा पोस्टुलेट में भी लिखा हुआ है। और जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है उसी को स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक करने पर आप आधे सवाल को सॉल्व करना है। किसको? FeH2O होल 6 2+। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या करना चाहिए? FeC अगले भाई के पास चलना चाहिए। CN होल 6 ऊपर 4-। स्टेप नंबर 1 ऑलरेडी आपको बताए हुए। क्या करना है? इसका x निकालना है। स्टेप 1, x प्लस 6 into -1 must be equal to 4-। x is equal to, -4 लेंगे ना, यहाँ पर -4 उल्टा लिखा, -4 प्लस 6, x is equal to इस बार भी कितना आया? +2 आया। x is equal to इस बार भी कितना है? +2। स्टेप नंबर 2, हाइब्रिडाइजेशन, उसका लिखिए कॉन्फ़िगरेशन 26 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। लेकिन आपको किसका चाहिए? आपको Fe2+ का चाहिए, Fe2+ का चाहिए। जब आपको 2+ का चाहिए आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दीजिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6। अब स्टेप नंबर जो भी है, स्टेप नंबर 3, आपको उसका एनर्जी बनाना है। आपको क्या बनाना है? उसका ऑर्बिटल आएगा। दूसरा पेज में नहीं आता है ना। आप उसको क्या करिएगा? एनर्जी बनाइएगा। अब हम पूरा एनर्जी नहीं बना रहे, हम सिर्फ ना डी का ही बना रहे हैं। अब आप लोग अपना करते रहिएगा। 3s, आपको तो पूरा ही बनाना होगा। 3s 3p और 3d, ठीक है। उसके ऊपर 4s, उसके ऊपर 4p, उसके ऊपर 4p। 4d का यहाँ जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि अच्छा डी नहीं है। अभी हमको कैसे पता? अभी तो नहीं पता ना। 4d भी बनाएंगे, हमको ना पता है, आप लोग कहाँ पता है? पकड़ नहीं अभी कोई पकड़ लेता है। ठीक है। अब देखिए, अब इसका तो वो भी बना दीजिए 20 से भी। ये हम कौन सा बनाए हैं? 3s 3p। आप पूरा ही बनाएगा नीचे से। 3d 4s 4p 4d। और इसका 3 गो 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 इससे कम हो गया 5। ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन सेट कीजिए। 3s2 3p6 3d6। यहां तक हो गया। अब आप इसको लिए अप्रोच कौन किया है? Cn अप्रोच किया है। Cn में क्या नाइट्रोजन या कार्बन है? हाँ है। तो ये कैसा लिगेंड होगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। जैसे ही आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये हलचल मचाएगा। क्या मचाएगा? हलचल, खलबली कर देगा। जो बजरंगबली का गाना है बड़ा अच्छा, खलबली नहीं, एक दो ऐसे गाना है, देख खलबली मचा देगा। खलबली मचाएगा मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस। रीअरेंजमेंट कैसा होगा? ध्यान से देखिए। अब ये इलेक्ट्रॉन जो यहां था भाई मेरा, ये भाई यहां से जंपिंग मार के कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। और ये भाई भी यहां से जंपिंग मार के कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। और ये दोनों क्या हो गए? खाली हो गए। समझ में आ गया? ये दोनों क्या हो गए? खाली हो गए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो यहां था, किसके प्रभाव में? स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रभाव में। एक खाली हो गया।
खाली हो गया, तो अब 2 डब्बा इसका यहाँ खाली है कि नहीं है जी? हाँ 2 डब्बा खाली हो गया। अब चूंकि 2 डब्बा खाली है, अब ECN है, एक CN कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 6 CN कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए आपको कितना को डब्बा चाहिए? 6 को। देखिए 2 3 4 5 6, तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ उसमें 4D का जरूरत पड़ा? नहीं पड़ा। आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? D2sp3, 2 को D के बाद 1 S और 3। तो यहाँ पे आपने d ऑर्बिटल अंदर से लिया कि बाहर से लिया? चूंकि आप d ऑर्बिटल अंदर से ले रहे हैं तो इसका नाम क्या होगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है वो कैसा होता है? डायमैग्नेटिक। देख लीजिए सब पेयर्ड अप है, तो ये कैसा हो गया? डायमैग्नेटिक। जो डायमैग्नेटिक होता है उसी को बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। में स्पिन है नहीं है, जीरो स्पिन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तब ना स्पिन, इसमें स्पिन ही नहीं। और जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है उसी को स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कितना आसान है, अगर समझ में आ गया तो। नहीं आया तो झाल हो जाएगी। ताकि अब इससे अच्छा पढ़ाया नहीं जा सकता कि अब ये आपका क्या आ गया? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में 6 को डब्बा, 1 2 3 4 5। इस 6 में Cn माइनस अपना 6 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। सारे उधर भी पेयर्ड अप होगा, इधर भी। ये कौन सा ऑर्बिटल है? D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। और इस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो गए। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड किए? हमने कंक्लूड किया FeCN6 4 माइनस क्या है? पॉइंट नंबर 1, चूंकि इसने अंदर से D लिया है तो इसका नाम है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पहला। और इनर ऑर्बिटल में इसका नाम आया है D2sp3। सेकंड है इसी को बोलेंगे सब पेयर्ड अप है, तो ये कैसा हो गया? डायमैग्नेटिक। ये कैसा हो गया? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मतलब ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप। यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? पेयर्ड अप हैं। जो डायमैग्नेटिक होता है उसी को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है उसी को स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। आपको यही सवाल पूछा गया था कि FeCN6 why it is inner orbital complex, diamagnetic, low spin complex or spin paired complex, whereas H2O4 2+ is outer orbital complex, paramagnetic, high spin complex और spin free complex। explain हो गया? Got it? इससे आपको इस तरह का कोई भी सवाल देगा कर लेंगे। एक सवाल स्वयं से पूरा एंड से एंड कर लीजिए तो हमको भी तसल्ली हो जाएगा कि आप लोग सीख गए। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। हाँ कहाँ पे? क्वेश्चन दूसरा लिखे हैं तो हाँ हो गया। FeH2O6 और FeCN6 क्या कर रहा है? सब पूरा पढ़ा दिया उसके बाद तो मैं सच धक्का देगा तो हम लोग लग जाएंगे यार। वैसे मत करो, तबीयत खराब हो जाएगा। सारा डिप्रेशन में एंजाइटी हो जाएगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे। डिप्रेशन में एंजाइटी हो जाएगा। लिखिए CO एक्सप्लेन करना है आपको। क्वेश्चन लिखिए एक्सप्लेन। एगो लड़की को आज हम क्लास में पढ़ा रहे थे स्कूल में, तो उसका हम नाखून देखे तो नाखून था ही नहीं, चिपा के पूरा एक्सट्रीम कॉर्नर पर लेके चली गई, पूरा लास्ट में सब नाखून 5 उंगली का। हम उसे पूछे बाबू एंजाइटी का दवाई खाते हैं? तो सर आपको कैसे पता चला? चमत्कार नहीं, आपका नाखून बता रहा है। डिप्रेशन या एंजाइटी वाला जो पेशेंट होता है ना वैसे वो अपने में खिटखिटाया रहता है, वो परेशान है,
ये सोच के अरे ये कंप्लीट नहीं हुआ, वो कंप्लीट नहीं हुआ, ए नहीं पढ़े, ओ नहीं पढ़े, ओ बच गया, ओ बुक छोड़ दिया, ए बुक हो गया, ये करते करते साला वो ओवर थिंकिंग में चला जाता है। हे भगवान मेरा क्या होगा, मेरा 90 नहीं आएगा, मैं फंस जाऊंगा, मर जाऊंगा, क्या हो जाएगा, मैं हैंग कर लूंगा। वही करते करते में नाखून का साइज सम सेंटीमीटर से लेके फ्यू मिलीमीटर्स तक उसका कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट का थोड़ा सा दिखाई देगा नाखून बोल के कि मतलब इसके ऊपर एक नाखून की भी जगह होती है, उससे आपको पता चलेगा कि अरे साला इसका ऐसा है, मेरा तो ठीक है नॉर्मल टाइप का। तो उसका देख के आपको लगेगा कि मेरा ही अब नॉर्मल है, मतलब क्या काट नहीं रहे, वो इतना काट ले रहा है। तो ऐसे टेंशन नहीं लेना है। और तुम और झटका मत दिया करो कि सर आप गलती पढ़ाते हैं, इधर उधर कर देते हैं। एक्सप्लेन कोबाल्ट NH3 होल 6। Explain cobalt NH3 whole 3+ is diamagnetic इसके साथ साथ वाला सब कर लेंगे ना। डायमैग्नेटिक क्या क्या था, डायमैग्नेटिक होगा तो आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स, डायमैग्नेटिक होगा तो इनर और आउटर होगा, डाया में इनर होता है ना, इनर होगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कॉमा स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। वेयरएज दूसरा भाई जो है इसका, उसका नाम है वेयरएज दूसरा भाई है कोबाल्ट Fe6, कोबाल्ट Fe6 होल चार्ज है उसके ऊपर 3- F6 माने फ्लोरीन इज पैरामैग्नेटिक कॉमा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कॉमा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कॉमा व्हाट high spin complex and spin free complex explain spin free complex explain। हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व आप लोग को करना है, मैंने बस सवाल लिखवा दिया है तो अपने से, लेकिन अभी कीजिए क्लास में सॉल्व इसको। जो लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं आप लोग भी सॉल्व कीजिए, वीडियो में पॉज कर दे रहा हूँ, आराम से इत्मीनान से समय लेकर सॉल्व किया जाए। उसके बाद फिर एक लिमिटेशन रह गया है, उसको अभी पढ़ाएंगे। तो अब यहां पे आप देखिए, ये जो कंपाउंड है वो कोबाल्ट, और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 फीकोनीकुजु। मतलब अगर आप ये जो 21 से लेकर 30 एटॉमिक नंबर देखेंगे तो उसको याद करने का तरीका है, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। अब ये जो जानू है, उस जानू को देखते हैं बाबू। डिसिप्लिन, केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल देखिए आप। हेलो, लुक हियर केयरफुली। सुनो, ये बड़ा भी होता है क्या? बड़ा हो रहा है? हाँ, देखिए ध्यान से। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। तो जब फिर कोई, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे 25, फिर 26, कोई 27, नहीं कहेगा जानू 30। ये 10 एटम का, एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी आपको वीबीटी के ऊपर सवाल पूछेगा तो उसमें मेटल इसी में से किसी को लिया रहेगा। कौन कौन सा मेटल है? सबसे पहला मेटल है स्कैंडियम, उसके बाद है टाइटेनियम,
वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरम या आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जान। क्लियर बात है, विवाह होने के बाद कौन किसको जानू कर दे। क्लियर। इस हिसाब से हमारा जो इस बार एलिमेंट है वो कौन है, कोबाल्ट है। कोबाल्ट मतलब 27। कोबाल्ट अगर 27 है तो जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कोबाल्ट 27, क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। लेकिन ध्यान से देखिए यहां पर जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है उसका नाम है कोबाल्ट। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कोबाल्ट NH3 होल 6, चार्ज कितना दिया है 3+। जब आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे x मान के, x प्लस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू +3। x की वैल्यू क्या आ गई, +3 आ गई। और जब x की वैल्यू +3 आई है तो आप इसमें कोबाल्ट 3+ निकाल रहे होंगे। यहां पर कुछ बच्चे गलत कर देते हैं, हमारे क्लास में भी एक पवन देवता हैं, उन्होंने भी थोड़ा सा गलती कर दिया है। 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आउटर मोस्ट से 2 निकलेगा, इसके बाद कौन फंसा हुआ है, ये यहां से 1 इलेक्ट्रॉन और घट जाएगा, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन घटाना है 3। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6, क्योंकि इधर से 2 और इधर से 1। क्या ये वही सेम कॉन्फ़िगरेशन वाला सवाल हो गया, नहीं हो गया, अभी जो पढ़ाए थे d6 कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा सवाल जहां कहीं भी आएगा उसको क्या नाम देंगे, d6 कॉन्फ़िगरेशन। d6 कॉन्फ़िगरेशन में 6 गो इलेक्ट्रॉन है। अब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयर करा देगा, तो 3 डब्बा में सेट हो गया, 2 डब्बा खाली रहेगा, तो अंदर से 2 लेंगे तो d2sp3 कॉन्फ़िगरेशन यानी NH3 का d2sp3 होगा। और जब आपको F है तो यानी सारे इलेक्ट्रॉन एज रह जाएंगे, आपको इलेक्ट्रॉन कहां से लेना होगा, ऑर्बिटल कहां से लेना होगा, बाहर से लेना होगा, वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे बस मैं, आप लोग पूरा डिटेल में सॉल्व कीजिए, मैं बस इतना लिख देता हूं कि NH3 चूंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, चूंकि ये कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसमें पेयरिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग हो जाएगी तो 2 का डब्बा अंदर वाला खाली हो गया, तो D2 और बाद में क्या हो गया sp3। वेयर एज जो फ्लोरीन था, फ्लोरीन एज अ लिगेंड कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड में ऐसी ताकत नहीं है कि वो कुछ करा पाए, तो यहां पर क्या होगा, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। और चूंकि यहां पर कोई अरेंजमेंट नहीं होगा तो अंदर से उसके पास कोई प्रावधान नहीं है d ऑर्बिटल लेने का, तो d ऑर्बिटल उसको मजबूरन बाहर से लेना होगा, और बाहर से ले लिया तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इसके साथ जो एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है वो तो रहेगा ही रहेगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं कोई डाउट, कोई शक। अगला सवाल जो अगर आप बना दिए तब हम समझेंगे कि आप लोग सच में कुछ ज्ञान रखते हैं। क्वेश्चन है, मतलब सीख गए, क्वेश्चन मैंने कहने का तात्पर्य है कि आप सीख गए। क्वेश्चन लिखिए, कोबाल्ट H2O होल 6 2+। अब इस बार पूरा सवाल भी नहीं लिख पा रहे। कोबाल्ट H2O होल 6 2+ is outer orbital complex whereas cobalt Cn whole 6 4 minus cobalt Cn whole 6 4 minus is inner orbital complex. Explain by. Explain. बाकी इसके साथ का तो समझ गया ना, और सब तो इसके साथ जुड़ा ही हुआ रहेगा, तो इसका और लिख नहीं रहा। ये सवाल को आप लोग क्या कीजिए, सॉल्व। ये सवाल सॉल्व। कुछ सेम ही सवाल है, जानबूझ के कोबाल्ट ही दिए हैं,
क्योंकि कोबाल्ट अभी तुरंत आपने देखा तो आप तुरंत से इसको क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे सेम लॉजिक के साथ जो लॉजिक अभी आपने यूज किया था। चलिए सॉल्व कीजिए। तो ये सवाल को ध्यान से देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। एक डायमैग्नेटिक होगा क्या? तो पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक होगा। हाँ। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि इसमें ना कुछ रूल बदल रहा है, मतलब इनर ऑर्बिटल में पैरामैग्नेटिक आ जाता है। कैसे, उसको पहले देखते हैं। तो सबसे पहले आप पहला वाला कंपाउंड देखिए, कोबाल्ट H2O होल 6 2+। इसमें झमेला नहीं फंसा हुआ है क्योंकि ये सिंपल है। क्यों सिंपल है, ध्यान से देखिएगा तो क्लियर हो जाए। ये x + 0 = +2, तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया, +2 आया। अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो सेकंड स्टेप क्या बताया गया था, स्टेप 1 था। स्टेप 2 था, आप इसका क्या लिखिए, कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। कोबाल्ट 27 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। यहां तक आप लोग का भी आया होगा, लेकिन +2 स्टेट में है। +2 स्टेट होने के कारण आप इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो मेरे ख्याल से बस यही दोनों निकलेगा, और ये दोनों निकलेगा तो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7, क्योंकि 4s2 अब क्या हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद अगला जो कार्यक्रम करना रहता है वो रहता है एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना। तो यहाँ पे कुछ एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम। और मैं इस एनर्जी लेवल डायग्राम में सिर्फ 3 का ही डब्बा बनाता हूँ। मैं पूरा सारा डब्बा बनवा के क्या फायदा, सारा डब्बा मैं नहीं बना रहा, आप लोग बनाते रहिए। 3s 3p 3d, उसके बाद 4s 4p, उसके बाद 4d। ठीक है, नाम लिख दिया जाए इसके बगल में इसका। दिस इज 3s 3p 3d 4s 4p 4d 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सेट कर दीजिए। क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 3s2 3p6 3d7। सेट हो गया। अब आपने लिगेंड किसको दिया है, लिगेंड आया है यहाँ पे पानी। पानी एक स्ट्रॉन्ग है, वीक है, वीक लिगेंड है, WEAK यही है, ठीक है, वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड होने के कारण इसमें इतनी क्षमता नहीं है कि ये क्या करा देगा, ये अरेंजमेंट करा देगा। तो 2 × 6 दैट इज 12 इलेक्ट्रॉन्स। 12 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 6 ठो घर चाहिए उसको, एक घर 3 घर और 2 घर। टोटल घर कितने हो गए, 6 घर हो गए। 6 घर हुआ तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में 6 घर उसको बन गया। 6 घर बना कौन कौन सा, sp3 d2 हाइब्रिडाइज्ड। 2 इलेक्ट्रॉन हर घर में पानी ने अपने डाल दिया, जिससे एक तो ऑर्बिटल बाहर से लिए तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो कौन सा बना, sp3d2। और sp3d2 बना तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो गई। और तमाम इसके साथ जो जुड़ी हुई बातें थी वो तो होंगी ही। तो ये कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। और इसके साथ जो जो चीज है, पैरामैग्नेटिक में खाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लीजिए कितना आ रहा है, मेरे ख्याल से 2 इलेक्ट्रॉन आएगा कि 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन। बस यहां तक ही रखते हैं, आगे का कहानी छोड़ देते हैं। अब आइए आप किसके पास, बी पार्ट। अब आइए आप बी पार्ट। बी पार्ट में जब आप आए, आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कोबाल्ट के है, इसके साथ कोबाल्ट Cn होल 6 और इधर क्या है 4-। सबसे पहला काम तो यही होता है कि आप x निकालिए। यहां से भी जब आप x निकालेंगे ना
तो आपको मिलेगा कि वो +2 ही होगा, वो भी क्या आएगा +2 आएगा। x -6 = -4, x ये उधर जाएगा 6 - 4 दैट = 2, x यहाँ पर कितना निकल कर आ गया +2 आ गया। ये कितना आ गया +2। जैसे ही +2 आया आप अगला काम कॉन्फ़िगरेशन, तो जो दोबारा कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख रहे, ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन एक बार लिखे हुए, हम सीधे क्या करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम जब आप बनाइएगा, सीधा तो देखो, एनर्जी लेवल डायग्राम जब आप बनाइएगा ध्यान से देखिए क्या होगा। मैं सब नहीं बना रहा, 3s 3p 3d 3d, उसके बाद कौन 4s, उसके बाद 4p, उसके बाद 4p 4p को ज्यादा हो गया, 4p तुम छोटा हो, एंड देन इज 4d आ गया। दिस इज 3s, दिस इज 3p 3d 4s 4p 4d, 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2, इलेक्ट्रॉन सेट कीजिए 1 2 सॉरी कलर चेंज 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक आप लोग कर लिए। इसके बाद आप चेक करते हैं कि के है जी देने वाला, तो देने वाला कौन है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसा लिगेंड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो खलबली मचाएगा इन दोनों को, ये चेंज कराएगा ना, वो वाला कोना वाला से चेंज करवा, कोना वाला से चेंज हुआ तो बाबू तो डिलीट हो गए और यहां पर आ गए, कहां आ गए यहां आ गए। अब खेला यहीं पे आप लोग गड़बड़ कर दिए। इसका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करा दिया, ए वो लटिंग रह गया, कौन रह गया ए वो लटिंग रह गया। मूविंग टू द postulates, द आखिरी postulate देखिए क्या करता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैन इवन शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी लेवल डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंस आ गया। कितना इलेक्ट्रॉन था एक इलेक्ट्रॉन था, उस एक इलेक्ट्रॉन को कहां उठा के कहां ले जाएगा हायर ऑर्बिटल में। कहां ले जाएगा इसको हायर ऑर्बिटल में। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको जंप मार के यहां ले जाएगा, कहां ले जाएगा यहां पर। और जब ही जंप मार के यहां चला गया आपके पास कितना खाली हो गया D2sp3 जा, इसको हम गलत जगह भेज दिए। इसको भेजना था, जाना था जापानी, चीन पहुंच गया, जाना था जापानी, कहां चला गया चीन पहुंच गया। ये यहां आएगा, इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया यहां। अब आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बन गया, दो अंदर से लिए s और p3, और ये क्या बन गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। डिपेंडिंग अपॉन दी सर्कमस्टेंस, कहते थे ना कि जब वो सर्कमस्टेंस आएगा तब आपको बताएंगे जो क्या सर्कमस्टेंस है जिस पे इलेक्ट्रॉन वहां कहां चला जाएगा, जंप मार के ऊपर चला जाएगा। समझ में आया कब ऊपर जाता है D7 कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन D7 कॉन्फ़िगरेशन। D7 में हमेशा एगो लटिंग बच जाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के पास इतनी ताकत है कि इसको जंपिंग भी करा के कहां ले जा सकता है ऊपर ले जा सकता है। और अगर ये इसको ऊपर लेकर चला जाएगा तो आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा हो, समझ गए ना। कहानी जो इसमें समझने वाली थी वो हम आपको ऑलरेडी बता दिए। ये अब कैसा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स
लेकिन ये डायामैग्नेटिक नहीं होगा, ये कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। तो कई बार एक स्टेटमेंट आ जाता है सर्सन रीजन में, ऑल द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आर डायामैग्नेटिक इन नेचर, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। बहुत बच्चा इसमें गलती करता है, ये गलती करना नहीं है। देयर इज एन एग्जांपल वेयर द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो बताइए। All the inner. हाँ, Not all the orbital complex are not always the always paramagnetic in nature, always diamagnetic in nature, it sometimes also is paramagnetic. Done. Heading डालिए, limitations of BBT, लिमिटेशन लिखेंगे और उसके बाद छुट्टी हो जाएगी, अगले क्लास में CFT पढ़ लेंगे, लिमिटेशंस ऑफ BBT। आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए हम कह रहे थे कि ये बड़ा मजा आता है इसको पढ़ने में, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर समझ गए और नहीं समझे तब बाबू तो झाल बजाते रहिए, और कुछ किया नहीं जा सकता। लिखिए, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द कलर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो पहला ही लिमिटेशन इसका है। इससे भी सबसे पहला होना चाहिए कि भाई स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड किस बेसिस पर दिया, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, पर ठीक है, और जैसे सीक्वेंस में लिखवाया वैसे लिख दीजिए। इट कुड नॉट एक्सप्लेन the color of complex compound। complex compound कलरफुल होते हैं, color of complex compound। अब आप कहिएगा सर ये कलरफुल क्यों होगा, मन में डाउट आएगा, क्यों कलरफुल होगा? ये कलरफुल इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जंपिंग कर रहा है, और आपको हमने पहले भी बताया होगा, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो फिर वहां से जब वो नीचे आएगा एनर्जी रेडिएट करेगा, तो वो कलरफुल होगा। यहाँ पर ट्रांजिशन है, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर ऑर्बिटल, वेयरएवर देयर इज अ ट्रांजिशन देयर इज चांस कि वो कलरफुल होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सब कूद फान कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कूद फान करेगा तो वो कलर होगा। एक चीज और समझिए, कौन सा कलर होगा? जो इनर ऑर्बिटल होगा वो कलरफुल होगा, जो आउटर ऑर्बिटल होगा वो कलरफुल होगा। आउटर वाले में तो रीअरेंजमेंट नहीं है, आउटर में रीअरेंजमेंट नहीं है तो कलरफुल होने का चांस कम है। इनर में इलेक्ट्रॉन का dt ट्रांजिशन हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको? dt ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? dd। क्यों dd बोलते हैं? क्योंकि d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो रहा है, इसको बोलते हैं dt ट्रांजिशन। और जब dd ट्रांजिशन होता है वो कंपाउंड क्या हो जाता है? कलरफुल हो जाता है, उसमें रंग आ जाता है, और रंग भरी दुनिया ऐसे भी खूबसूरत दिखती है। नेक्स्ट, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड। ए स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में कोई अंतर नहीं करता। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द concept of strong field ligand and weak field ligand। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का किस आधार पर, वीक फील्ड लिगेंड एक किस आधार पर आप बता रहे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड, इसके बारे में कुछ भी हमको आइडिया नहीं है। ये तो ऐसे हमने आपको बता दिया ना कि जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला कार्बन वाला होता है वो स्ट्रॉन्ग है, बाकी सब वीक है, पर इसका कुछ लेखा जोखा है किस आधार पर? कोई टेस्ट किए, कोई आपने इसका एक्सपेरिमेंट किया, कैसे पता चला आपको कि ये ऐसा करा देता है? आप तो अपने ऑब्जर्वेशन से बोल दिए, कोई इसका तथ्य आपके पास नहीं है, पर सीएफटी ने बाकायदा एक्सपेरिमेंट करके इसका फॉर्मूला करके एनर्जी निकाल दिया। तो सीएफटी में इसकी एनर्जी कैलकुलेशन भी है, CFSC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSC बोलते हैं उसको। एनर्जी कैलकुलेट कर दिया कि कौन किसका एनर्जी ज्यादा होगा, किसका एनर्जी कम होगा। जहां पे मैथमेटिक्स आके आपने एनर्जी कैलकुलेट कर दिया, पता चला कि भाई ऐसा, लेकिन ये कुछ बता नहीं पाए। इट डज नॉट गिव एनी क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। इट डज नॉट गिव any qualitative
information about मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस ये पता चल गया कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, कितना पैरामैग्नेटिक है, म्यू का वैल्यू कितना है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन यहां पे हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ। नेक्स्ट, इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द काइनेटिक स्टेबिलिटी। एक काइनेटिक स्टेबिलिटी यहीं पर हम लिख दे रहे हैं, काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में भी कोई आइडिया नहीं दिया। काइनेटिक स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी एंड thermodynamics ऑफ बॉन्डिंग। थर्मोडायनेमिक मतलब उसकी एनर्जीज के बारे में भी कोई कैलकुलेशन का आइडिया नहीं पता चला। एंड आखिरी, इट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ assumptions, कई सारे assumptions से घिरा हुआ, क्योंकि जो भी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जब आप उसको एक्सपेरिमेंटली डिफाइन नहीं कर पाए तो सब कुछ assumption है। इट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ assumption, it is based on number of assumptions. Clear? कोई डाउट? यहां पर जाके VBT क्या हो गया, समाप्त हो गया, डन। अब हम लोग का काम क्या है, इस थ्योरी का जो जो ड्रॉबैक है वो कौन पूरा करेगा, CFT पूरा करेगा। अगली क्लास में नई थ्योरी के साथ मिलेंगे, जो कि आखिरी थ्योरी है किसी भी केमिकल बॉन्डिंग का आपके लेवल पर, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।